और सब विजिट वीजे का ना यही होता है कि भाई आपने आना है, घूमना फिरना है और वापस जाना है। ये होता है असल विजिट वीजे का मकसद। तो अगर किसी के पास विजिट वीजा हो तो वो आए, घूमे फिरे और फिर अपना टाइम पूरा करके वापस जाए। क्या ख्याल है? फिर कैंटन फेयर ना चल रहा हो तो फिर वहाँ से इनविटेशन। अच्छा चले, अब आखिर में बात करते हैं। अभी आप कनाडा में आए हैं, जी थोड़ा सा मैंने कहा कि चले आपसे इंटरव्यू भी कर लिया जाए। जी जी बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ विजिट वीजे पे आके कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? आप तो आप बता रहे थे कि आप वीज़ों का काम भी करते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। तो कहाँ के वीज़े का काम करते हैं आप? गल्फ छोड़ के बाकी वर्ल्ड वाइड करते हैं। आप इसमें अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह बनाना चाहता है। आपकी कनाडा और यूएसए का भी काम करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, सिर्फ विजिट वीजा। सिर्फ विजिट वीजा का? सिर्फ विजिट वीजा, कोई वर्क परमिट वगैरह का कोई सिलसिला नहीं है? इस चक्कर में पड़ते ही और नहीं कौन कौन से कंट्रीज का करते हैं? अजरबैजान वगैरह का जिक्र कर रहे थे आप। अजरबैजान वगैरह तो वैसे भी यूएई, अगर आप यूएई रेजिडेंट है तो ऑन अराइवल मिल जाता है। काफ़ी कंट्रीज है जो यूएई रेजिडेंट पे कार्ड पे ना आपको काफ़ी कंट्रीज जो है ऑन अराइवल हो जाती हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, जॉर्जिया वगैरह है, और भी काफ़ी बेलारूस? बेलारूस ऑन अराइवल नहीं है, बेलारूस के लिए वीज़ा चाहिए होगा। मोंटेनेग्रो होगा, अल्बानिया हो गया, तो वो आपको ऑन अराइवल तब मिलेगा जब आपके पास यूएस वीज़ा हो तो। और उस पर भी फिर सऊदी अरेबिया भी 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे देता है। तो आप फिर किन किन ममालिक के वीज़ा के लिए काम करते हैं फिर? मैं काफ़ी कंट्रीज के लिए करता हूँ। ताजिकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, चाइना हो गया, जापान वगैरह हो गया। उसके अलावा यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा का आप क्या चाहिए होता है? अगर मैं सऊदीया में मिडिल ईस्ट में रह रहा हूँ तो मुझे क्या कौन से पेपर चाहिए होंगे? अगर यूएई में रहते हैं तो आपको वहाँ का रेजिडेंट कार्ड चाहिए होगा, वीज़ा चाहिए होगा। वो एक आता है पिंक वीज़ा, वो ऑनलाइन ही निकल आता है एप्लीकेशन से। और उसके अलावा जो है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो। मैं प्रेफर 6 महीने की करता हूँ, 3 महीने की भी चल जाती है, बहरहाल 6 महीने की हो। कनाडा के हवाले की बात कर रहा हूँ। और कंपनी की एनओसी चाहिए अगर आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको जो है ना अपना लाइसेंस वो प्रोवाइड करना होगा। अच्छा, तो बाकी जो है फिर नॉर्मल प्रोसीजर है। बाकी अगर अच्छा यही है कि ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है। ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है, चाहिए तो नहीं होती, बहरहाल बहुत ज़रूरी होती है। तो आजकल कितना टाइम लग रहा है, क्या नाम है? डिपेंड कर रहा है, 2 महीने भी लग रहे हैं, 10 दिन भी लग रहे हैं। मेरा 10 दिन में लगा था, किसी का 2 हफ्तों में भी लगा है, और किसी का 2 महीने बाद रिजेक्ट भी हुआ है। मेरे दोस्तों के भी हुए हैं, तो डिपेंड करता है। तो आप क्या नाम है, और अगर आम आदमी का होगा तो कितना टाइम लगेगा? ये आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, और डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगर प्रोफेशन अच्छा है, अच्छी इनकम है, बैंक स्टेटमेंट में अच्छी अमाउंट पड़ी है, तो ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी हो तो फिर जल्दी दे देते हैं, 2 हफ्तों के अंदर, 10 दिन के अंदर। यूएसए का वीज़ा? यूएसए आजकल तो एम्बेसीज बंद है, बहरहाल अपॉइंटमेंट भी लेट मिलती है। बहरहाल ये है कि अगर आप देखते रहते हैं रीस्केड्यूल पे तो जल्दी भी मिल जाती है 2-3 महीने के अंदर। पर आजकल यूएई से जो है ना एम्बेसीज वगैरह बंद है, तो फिलहाल जो है उसकी तरफ कोई जा नहीं रहा है। ठीक हो गया। तो मशवरा भी नहीं दे रहे फिलहाल, ज़रा सब्र कर लें जब तक हालात सही नहीं होते। उसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री आप बना सकते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हैं। ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये अच्छी कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा फिर श्रीलंका है, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपीन। तो आप ये मलेशिया और इंडोनेशिया के वीज़ों में भी हेल्प करते हैं? सब अराइवल वीज़े हैं? अभी मैंने अपने दोस्त, वो अभी घूम रहा है थाईलैंड में, आज ही मुझे उसने वीडियो भेजी थी। थाईलैंड में और मलेशिया उसके बाद जाएगा। पहले चाइना गया था, उसके बाद अभी थाईलैंड चला गया। आए हैं, आपने देखा, लोगों से मिले भी होंगे, 4 आदमी से आपने बात भी की होगी। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, जो वहाँ एक बेचैनी है और एक किस्म की दौड़ लगी हुई है कि यूं कर लेते चले? यहाँ पर हमें पहले बेवकूफ़ी की है, लाइट देखनी चाहिए थी पहले। जी। चले कोई बात नहीं। तो क्या रिकमेंड करेंगे आप? भाई पहली बात तो ये है, यहाँ पे आके ना, जहाँ तक मैंने ये देखा है, वर्क परमिट जो है ना, एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे हैं जो दे रहे हैं, और उनमें भी बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन दे रहे हैं, वरना ज़्यादातर गेम ही डाल रहे होते हैं।
और विजिट पे आके यहाँ पे मेरे हिसाब में तो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर वर्क परमिट भी होता तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, वरना यहाँ लोग आके जो है नहीं, ये जो कहते थे, यहाँ जो लोग कहते थे कि भाई विजिट वीजा जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली इसके बारे में? मैंने जहाँ तक ली है तो यही पता चला कि एग्जिट करना पड़ेगा, यहाँ रह के पॉसिबल। और एक दो जो टिकटॉकर बहुत शोर मचा रहे हैं, जिन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है कि आप आज जो हम 2 वीक में वर्क परमिट दिला देंगे आपको, वो तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो इसका यही मतलब हो गया ना कि मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, अब उनका सच सामने आ जाएगा। तो ये तो उनके लिए वीडियो बना रहे थे जो मिडिल ईस्ट में जो यहाँ आ नहीं रहे, तो उनको यही लगता है कि भाई ये 2 हफ्तों में निकाल लेंगे तो पहुंच जाएंगे। अगर कोई जेन्युइन दे भी रहा है तो मेरे हिसाब में ना महीना 1.5 महीना या उससे ऊपर ही लगेगा। 2 हफ्तों वाली बात तो मुझे नहीं लग रही। और आप क्या समझते हैं कि 60-70 लाख का 2 साल का वर्क परमिट वर्थ करता है? बहुत ज्यादा है 60 लाख, बहुत ज्यादा। इतना तो होता नहीं है, बहरहाल लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो आजकल जमाना ऐसा हो गया है। क्योंकि मिनिमम तो बहुत ज्यादा है। मिनिमम जो बात करते हैं, मुझे नहीं पता कि वो अगर ये 60 लाख पे कर रहे हैं तो मेरा तो यही होता है कि अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी शुरू कर दें तो 15-20 लाख में आपकी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। तो आप जो नहीं, लोग विजिट वीजा के इतने पैसे देते हैं, फिर आके यहाँ वर्क परमिट भी उनके पास नहीं है। नहीं, वो यहाँ क्या असाइलम डालते हैं। यहाँ पे मैंने देखा काफी लोगों ने असाइलम डाला हुआ है, जो कि गलत है। और ये चीज अगर आपका नहीं, असाइलम तो अब अप्रूव हो ही नहीं रहा है, वो तो अब ये सीधा जहाज तो उसी वक्त बिठा देते हैं। ये कहानी खराब हो चुकी है। बस ये लोगों ने जो है ना काम खराब किया ना, नाजायज इस चीज का फायदा उठाया, तो फिर लाजमी बात है गवर्नमेंट एक्शन तो लेगी। तो आप सही है, सही नहीं तो आपके ज़हन में कौन सा मुल्क ऐसा हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए जो मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, जिनको जहाँ पर जाकर ट्राई करनी चाहिए? आप तो फिरे हुए। मेरे हिसाब में न्यूजीलैंड है, जहाँ तक मैंने सुना है। वहाँ पे वर्क परमिट इनसाइड चेंज हो जाता है अगर आप विजिट पे हैं तो। अच्छा, तो वो एक है। बाकी उसके अलावा और यूरोप में भी आप काफी मुल्कों में गए हैं, तो आप क्या किसी को सजेस्ट करेंगे यूरोप में जाने के लिए? किसी मुल्क? जहाँ तक मैंने लोगों को देखा ना, यूरोप में बेचारे जलील होता ही देखा है, जो खास करके डंकियां मार के गए हैं या विजिट पे जाके असाइलम डाले हैं, तो वो बेचारे जो है ना लुतर रहे हैं और रो भी रहे हैं। और ख़ास करके ये स्पेन वगैरह में 500-600 से ज़्यादा 500-600 यूरो जो है उनकी मंथली सैलरी है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत कम। नहीं, एक आदमी 10,000 दिरहम, अक्सर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 10,000 दिरहम, 8,000 दिरहम कि दुबई में या अबू धाबी में वो सैलरी ले रहे हैं, और 35 साल या 35 साल या 40 साल के वो हो गए। तो क्या उनको आप रिकमेंड करें कि यूरोप में जाके वो धक्के खाएं मजीद? मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी उनकी अपनी मर्जी। अगर वो मतलब यूरोप में जलील होना चाहते हैं तो अपनी मर्जी है। तो आप किसी को नॉट रिकमेंड दैट। तो आप किसी को जलील होने से रोक नहीं सकते? मैं वो तो उसकी अपनी मर्जी है ना। तो वी आर आई एम सॉरी, मैं इस तरह के वर्ड यूज कर रहा हूँ माजरत के साथ। तो चले आमिर भाई, अभी मैं भी यहाँ आया हूँ, काफी मैंने घूमा है। बस ये है कि अगर आप विजिट पे आते हैं तो घूमे फिरें, एंजॉय करें और फिर वापस। थोड़ा सा मिसागा के बारे में बताएं। मिसागा कैसा लगा आपको? मिसिसागा तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, देखें आपसे भी मुलाकात होगी। नहीं, इन जनरल आपको मिसागा में काफी लोगों से मिले होंगे आप? हाँ, मुझे लोग काफी अच्छे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो बैड एक्सपीरियंस हुआ वो मेरा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़ा अच्छा गया है। आपको मसाजिद का तजर्बा हुआ? जगह जगह मसाजिद बड़ी अच्छी मस्जिद है। अभी ये जहाँ हम पढ़ के आए हैं जुम्मा, वो वन ऑफ द बेस्ट मस्जिद थी। और भी होंगी पर मैं गया नहीं, अभी तो मेरा दूसरा जुम्मा था और कल एज यू नो मैं जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, तो फिर और मस्जिदें भी देखेंगे और जगह भी घूमेंगे इंशाल्लाह। खाने पीने में रिहाइश का कैसा रहा आपका? एयरबीएनबी मेरा अच्छा रहा, काफ़ी सस्ता पड़ गया था, $40 पर नाइट के हिसाब से, तो ठीक है। और खाने पीने में आपका डेली का मेरा खर्चा जो था $20 से $25 था। ऊपर भी हो जाता है अगर आप ज़्यादा घूमते फिरते हैं, तो आप जेन में रख लें $40 से $50 पर डे के हिसाब से ना। अगर आप लाइट खाना पीना करते हैं और लाइट घूम, यानी कि $100 का बजट लेके आया आदमी पर डे के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा शौकीन है घूमने के तो फिर बिल्कुल $100। अगर 10 दिन के लिए आ रहे हैं तो कम से कम $1,000 होना चाहिए। बस उसके बाद आपके ऊपर आप कितना खर्च करते हैं उसको। तो चले भी यार, मैंने भाई से थोड़ी सी मुलाकात करनी भी थी क्योंकि इनका कल आखिरी दिन है और कल चले जाएंगे, तो मैंने कहा इनसे थोड़ा सा एक इंटरव्यू भी कर लिया जाए। इधर लाइट के आगे जी भैया, तो लौट के तो घर को आए वाली बात है। हमने कहा मैं करियर पार्क की सैर कर ली। मैंने आमिर भाई से इंटरव्यू भी लिया, चूँकि ये वीज़ों का काम करते हैं अबू धाबी में, तो इनका इंटरव्यू भी लिया। बीच में मेरा 2.7 पे, हमें ये 1080-60 पे बना रहा हूँ वीडियो। पूरा कैमरा बारी बारी गर्म हो रहा था।
ये देखिए मैं 1080 पे देखता हूँ कि इससे उसका रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है। क्या हींग की, ये सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में हींग की टिपिकल खुशबू होती है, आपको पता है ना। तो ये सारी हींग की खुशबू आ रही है। ये बहुत यूज करते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे खानों में हींग नहीं होता होगा, बहुत थोड़ा होता है। अच्छा रहा आज का। जी बिल्कुल। तो जाके जो है पैकिंग करनी है, सुबह फिर निकल जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कनाडा को खैर बात कह के बैक टू अबू धाबी। ये एनफील्ड प्लेस की है, इधर पे आपने गाड़ी लगाई नहीं कि खटाक से टिकट मिला नहीं। और सब विजिट वीजे का ना यही होता है कि भाई आपने आना है, घूमना फिरना है और वापस जाना है। ये होता है असल विजिट वीजे का मकसद। तो अगर किसी के पास विजिट वीजा हो तो वो आए, घूमे फिरे और फिर अपना टाइम पूरा करके वापस जाए। क्या ख्याल है? हाँ, तो क्या कह रहे थे आप विजिट वीजे का? मैं कह रहा था विजिट वीजे का मकसद यही है कि आप जब सबमिशन करते हैं तो आप उनको यही बताते हैं कि आप टूरिस्ट हैं। तो आप जब यहाँ आते हैं तो आएँ, अपना टाइम पूरा करें, फिर वापस जाएं। फिर अगर आप यहाँ इलीगल रुक जाते हैं या असाइलम वगैरह डालते हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आती कि लोग 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के यहाँ आके क्या कर सकते हैं। वो इसी चक्कर में आते हैं कि PR या पासपोर्ट चेंज हो जाए। नहीं, कैसे हो जाएगा जब आपके पास गुंजाइश ही नहीं है आपका। अब ये तो आप बेहतर बता सकते हैं कि आप यहाँ रहते हैं। मैं तो UAE में होता हूँ तो मैं नहीं बता सकता। यहाँ पे आके मैंने देखा है काफ़ी लोगों से भी मिला हुआ जिन्होंने असाइलम डाला हुआ है। बहरहाल अब अल्लाह बेहतर जानता है वो एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है। बहरहाल ये है कि खुदा ना खास्ता अगर वो रिजेक्ट हो जाता है आपने तो फिर भी वापस ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ आके झूठ बोल रहे हैं। आपके पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पे किसी के पास अगर पॉइंट्स पूरे नहीं होते या किसी और वजह से आता है तो यहाँ आके फिर असाइलम डाल लेते हैं, और खुदा न खास्ता वो अगर रिजेक्ट हो जाता है आपको तो फिर वापस रिपोर्ट करेंगे और फिर लाइफ टाइम के लिए बैन भी हो जाएंगे कनाडा से। तो मतलब हर चीज़ सही तरीके से चलनी चाहिए और उसी सही रास्ते पे आप चलें। मेरा तो मशवरा ये है, बाकी हर बंदे की अपनी राय होती है। कई लोग होंगे जो मुझसे इख्तिलाफ करेंगे, कहेंगे भाई खुद तो उधर रह नहीं रहा और हमारे भी रास्ते बंद करना, तो ऐसी बात नहीं है भाई। हर बंदे की अपनी राय, अपनी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगता है। मेरा तो यही है कि भाई अच्छा मशवरा देना, आप उसको लें या रिजेक्ट करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। जी वेयर, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ मेरी पार्किंग के ऊपर। इसका थोड़ा सा सीक्रेट आपको बता दूँ, यहाँ अलीमान करके मस्जिद है। उम्मीद है कि हमारी गाड़ी टो नहीं हुई होगी, दिस इज़ व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। तो जी गाड़ी अपनी जगह पे है, उम्मीद है टिकट भी नहीं लगा होगा। तो एक मसल्ला टाइप की मस्जिद है और डाउनटाउन में वहाँ $8 की पार्किंग करने की बजाय आप यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये सारी जगह खाली है। ये एक मसल्ला है यहाँ पर। ये कोने में जो है, मैंने पिछली दफ़ा वीडियो ली थी कि नहीं ली थी, काफ़ी टाइम हो गया नमाज पढ़ने। अभी कहाँ टाइम हुआ, 5:30 हुए। हाँ, तो पढ़ के निकल जाते हैं। फिर मसल्ला भी देख लेते हैं। वाह